To the channel Acharyaji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम भैया बहन। आज के क्लास में हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। पिछले क्लास में मेरे द्वारा सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र की व्याख्या करा दी गई थी। आशा है इन नदी तंत्रों के बारे में दिए गए जानकारी आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। आज के क्लास में मैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख आपके सामने करूंगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के समीप तिब्बत प्रदेश से हुआ है। अर्थात तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्वी हिस्से में, जहाँ सिंधु नदी तंत्र का उद्गम मानसरोवर झील के पश्चिमी हिस्से में हुआ था, वहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत प्रदेश के मानसरोवर झील के पूर्वी हिस्से में हुआ। और इस तरह से सिंधु एवं सतलुज नदी के स्रोत के समीप इस ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है। इस तरह से तिब्बत में इस ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और यह सांगपो सिंधु एवं सतलुज नदी स्रोतों के समीप से यह निकलती है और इस तरह से भारत के बाहरी हिस्से से, अर्थात तिब्बत प्रदेश से ब्रह्मपुत्र नदी का एक बहुत बड़ा भाग यह हिमालय के समानांतर पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ती है। इस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी सिंधु नदी से भी एक लंबी तंत्र है। जहां सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है, वहीं ब्रह्मपुत्र नदी की जो कुल लंबाई है वह 3080.25 किलोमीटर है। 3080.25 किलोमीटर यह ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। लेकिन भारत में मात्र यह 1913.98 किलोमीटर ही प्रवाहित होती है। इस तरह से सिंधु नदी तंत्र से भी ब्रह्मपुत्र नदी लंबी नदी है और भारत के बाहरी भागों से यह हिमालय के समानांतर पूरब की ओर आगे बढ़ती हुई भारतीय प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में एक नामचा वारवा शिखर है। नामचा वारवा, यहाँ पर नामचा वारवा शिखर, जिसकी ऊंचाई 7757 मीटर है। अरुणाचल प्रदेश में नामचा वारवा शिखर के समीप या भारतीय प्रदेश में भारतीय भूभाग में प्रवेश करती है और अंग्रेजी के यू अक्षर बना करके, अंग्रेजी अल्फाबेट का यू अक्षर बना करके यह यहाँ पर प्रवेश करती है और इसका नाम दिहांग के नाम से जाना जाता है। इस तरह से दिहांग में कई सहायक नदियां लोहित, केनूला, दिबांग मिलकर के जब एक बहुत बड़ी जलराशि के साथ जब यह आगे बढ़ती है तो यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। यह ब्रह्मपुत्र नदी जब तक भारत के बाहरी प्रदेश से यह प्रवाह बनाती है, तिब्बत से जब यह गुजरती है तो इस नदी में पानी एवं गाद की मात्रा कम होती है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, तिब्बत एक शीत एवं शुष्क प्रदेश होने के कारण
जब तिब्बत में यह सांगपो हिमालय के समानांतर पूर्व दिशा में आगे बढ़ती है तो यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा कम होने के कारण इनमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए यह अपरदन का कार्य जो है बहुत कम करता है। लेकिन जैसे ही यह भारतीय भूभाग अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है तो यहाँ पर वर्षा वाले क्षेत्र से यह गुजरती है। कई सहायक नदियों में अथाह पानी इनसे मिलने के कारण यह जो है एक अथाह पानी का स्रोत लेकर के बहुत तेजी से अपरदन कार्य करते हुए जो है आगे बढ़ती है। इस तरह से भारी मात्रा में जल को लेकर के, गाद को लेकर के जब यह आगे बढ़ती है तो यह अपने मार्ग को हमेशा बदलती है। नदियों के निचले हिस्से में गाद जम जाने के कारण इसकी जलधाराएं हमेशा परिवर्तित होते रहती है, इसकी दिशा हमेशा बदलती रहती है। इस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी जो है गुम्फित नदी के नाम से भी जाना जाता है और बहुत सारे जो है नदी द्वीप का निर्माण करता है। ब्रह्मपुत्र नदी में मांडली जो द्वीप है यह विश्व का सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप है। इस तरह से जो है वैसे तो उत्तर भारत से कई नदियां निकलती है, लेकिन यह उत्तर भारत से निकलने वाली तमाम नदियों से जो है अलग है, क्योंकि यह नदी ज्यादा गाद को भी लाती है और गाद को ज्यादा लाने के कारण यह उसको जमा भी करती है, अर्थात निक्षेपण की प्रक्रिया भी जो है ज्यादा करती है। भारी मात्रा में जल राशि लाने के कारण यह ब्रह्मपुत्र नदी असम एवं बांग्लादेश में बहुत बड़ी तबाही, बहुत बड़ी जो है बाढ़ प्रत्येक वर्ष लाती है, जिसके कारण असम एवं बांग्लादेश में बड़े क्षेत्र एवं बड़ी जनसंख्या जो है बाढ़ से प्रभावित होती है। इस तरह से बाढ़ के अपने फायदे एवं अपने नुकसान हैं। तो यहाँ पर असम एवं बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र नदी प्रत्येक वर्ष जो है भारी मात्रा में जल ला करके जो है तबाही का जो है कारण बनती है। नदी की धारा कई भागों में बढ़ जाने के कारण, गाद की मात्रा ज्यादा होने के कारण एवं उसके निक्षेपण की प्रक्रिया ज्यादा होने के कारण यह नदी की धारा हमेशा परिवर्तित होते रहती है, हमेशा बदलती रहती है। इसलिए जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है खास करके जो है गुम्फित नदी का निर्माण करती है एवं नदी द्वीप का निर्माण करती है। इस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी की महत्वपूर्ण विशेषताओं का जो है उल्लेख जो है यहाँ आपके सामने जो है किया गया है। इस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी की कई सहायक नदियां, जिसका पहले ही जो है आपके सामने इसका जो है विशेषता बताया गया है। दिबांग, लोहित, केनूला इनकी सहायक नदियां हैं। इन सहायक नदियों की बदौलत यह जो एक बड़ी जलराशि लेकर के भारतीय प्रदेश में जो है प्रवेश करती है, भारतीय प्रदेश में यह प्रवेश करती है और आगे जो यह बढ़ती है। अंत में यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले जो है यह सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का मिलन होता है, वह मेघना के नाम से जाना जाता है। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। आज के कलांश में इतना ही, धन्यवाद।